नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारत में जातिवाद को राजनीति की शॉर्टकट सीढ़ी कहा जाता है और अब जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है तो सियासत में नया उबाल तय है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश भी इस बहस के केंद्र में है। शिवराज सिंह से लेकर मोहन यादव तक इस पर बोल रहे हैं। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की सियासत फिर से जाति की पटरी पर लौट रही है या ये मुद्दा अब अपना असर खो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। एक ऐसा मुद्दा जिसे कांग्रेस और क्षेत्रीय दल वर्षों से उठाते रहे हैं। बिहार के आंकड़ों ने बहस को और तीखा कर दिया। अब बीजेपी के कुछ नेता भी इसके समर्थन में हैं। मध्य प्रदेश में भी सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जातिगत जनगणना सियासत की नई बहस। कांग्रेस ये सामाजिक न्याय की जीत। बीजेपी डेटा जरूरी, राजनीति नहीं। ओबीसी एससी एसटी वोट बैंक केंद्र में। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए, ये युग परिवर्तन का समय है। देश की ऐसी सारी बातों को जिसके कारण से देश में अतीत के घटनाक्रमों से बहुत कष्ट हुआ, उन कष्टों के निवारण की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जब उनने जातिगत जनगणना को जोड़ करके जनगणना की बात कही। कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुशासन, सामाजिक न्याय के एक नए युग का शुरुआत होता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूर्णतः समर्थन करता हूं। उनका यह निर्णय वंचितों, पिछड़ों को नीति निर्माण के केंद्र में रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का ये परिलक्षण है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने ये फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। एक रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में जातिवाद का असर समय के साथ कम हुआ है। 1998 में जहां जातिगत वोटिंग 8% थी, 2019 तक ये घटकर 2.5% रह गई। बसपा, जिसने एक दौर में 9% तक वोट लिए थे, अब 2% से भी नीचे है। यहाँ जाति ने कभी स्थायी असर नहीं छोड़ा और न ही अकेले सरकार बनवाई। 1998 से 2003 के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रमोशन में आरक्षण और ओबीसी घोषणाएं की, लेकिन हार मिली। 2018 में शिवराज सरकार ने भी जाति संतुलन साधा, फिर भी कांग्रेस की वापसी हुई। कमलनाथ सरकार भी जातिगत नीतियों से नहीं बची और 2023 में उसे करारी हार झेलनी पड़ी। अब जब जातिगत जनगणना की घोषणा हो चुकी है तो सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी का प्रयास है कि ओबीसी, दलित और सवर्ण का संतुलन बनाए रखे और कांग्रेस असमानता और प्रतिनिधित्व के मुद्दे उठाकर वोट बैंक साधना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। मोहन यादव जी ने कहा 4 जातियां हैं। एक जाति है किसान, एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है महिला। ये जातिगत जनगणना वाले राहुल गांधी जी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश में अगर सच्चा विकास चाहिए तो गरीब की पहचान बहुत जरूरी है, और गरीब की पहचान का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता जब तक इसकी गणना नहीं। एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जाति का आधार नहीं होता, यानी देश के सामने झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। अगर जातिगत आंकड़े सामने आए तो नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। खास तौर पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश की राजनीति जाति से आगे मुद्दों और नेतृत्व पर आधारित रही है। जातिगत जनगणना के नाम पर वोट बैंक साधना आसान लग सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बार बार ये साबित कर चुकी है कि यहाँ जाति नहीं, विकास की राजनीति चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं विकास बनाम जातिवाद, जनता किसका करेगी चुनाव, इस विषय पर। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं पैनल में। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शिफाली गुप्ता जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। शिफाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, कांग्रेस ने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, 24 के लोकसभा चुनाव, सब में मंच से ये विषय उठाया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस समय तो केंद्र सरकार का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं था, राज्य सरकार ने भी इस पर कुछ खुलकर नहीं कहा था, और ये बात सामने आ रही थी कि क्या कांग्रेस जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने ही कह दिया हिमानी जी की जातिगत जनगणना होगी, तो कांग्रेस केंद्र सरकार के इस स्टैंड को किस तरह से देखती है? केंद्र सरकार का मंशा पूरी तरह जाहिर थी। आप पुरानी डिबेट्स उठाकर देख लीजिए, उसमें बिल्कुल आपको, मेरे को तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और जो भक्त हैं उन पर दया आती है कि पहले बेचारे याद करें कि क्या क्या फायदे हैं, हम लोग क्यों जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, उसके 100 उसके नुकसान उनको गिनवाने थे और हम लोगों के ऊपर हजारों आरोप लगाने थे, और अब उन्हें याद करने पड़ेंगे वो चीजें जो हमने उनको पहले से बता रखी थी। तो मैं मेरी पार्टी इस चीज को राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता की जीत कहती हूँ। जिस तरह से किसान कानून थे, जिस तरह से कोविड को लेकर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, जिस तरह से जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में उन्होंने बोला था, उसी तरीके से उन्होंने जाति जनगणना के लिए जो बातें उन्होंने कही थी, आज सरकार को देर से ही सही वो समझ में आई और उन्होंने उसको स्वीकार किया। मैं कहीं ना कहीं इस चीज को इस तरह से ही देखती हूँ कि राहुल गांधी जी जो कुछ भी कहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उन चीजों को नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करती है, उनको नहीं मानने के लिए 100 तरह के अलग अलग वो करती है। अभी आपने देखा होगा कि अभी जब ये पहलगाम हमला हुआ तब तक जातिगत जनगणना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक अपना पोस्टर जारी किया था, शहीद की झिबली फोटो लगाकर उसको प्रयोग करने का एक घृणास्पद कार्य करने का काम किया था। पर अब उनको याद करना पड़ेगा, उनका सिलेबस दोबारा चेंज हो गया है। जैसे क्लासेस में बुक्स चेंज हो जाती हैं और पहले बच्चे कुछ और पढ़ रहे थे, अब उन्हें वो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से देखती हूँ कि राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता की जीत है, और बिल्कुल ये बात सही है कि किसी भी देश को विकास की अग्रणी धारा में लाने के लिए गरीब की पहचान जरूरी है, शोषित वंचित की पहचान जरूरी है, जिसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है कि कौन सा वर्ग अभी भी विकास से, शिक्षा से, रोजगार से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उनको हम पहचाने और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। बिल्कुल वंदना जी, अब तो ऐतिहासिक निर्णय सरकार का इसे बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है जो कि कांग्रेस ने भी उठाया है कि आखिर इस ऐतिहासिक निर्णय को लेने में इतना वक्त क्यों लगा, इतना समय क्यों लग गया? जी वंदना जी, जनगणना का जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, जरा कांग्रेस पार्टी को मैं ये याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी से जो जातिगत जनगणना के ध्वजावाहक बने हुए, बस मुझे ये जानना है कि उनकी जाति क्या है, राहुल गांधी जी की जाति क्या है, प्रियंका गांधी जी की जाति क्या है। आखिर अगर ये जातिगत जनगणना का इतना डंका बजाते हैं, लोग खुद की जाति नहीं जानते, वो किस प्रकार से जातिगत जनगणना के बारे में पूछते हैं। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि आप ये बताइए कि हमने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया, हमने ये कहा कि प्रारूप बनाकर
पूरे नियम और नीति के साथ हम जातिगत जनगणना करेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, पर हम ये नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना को कोई राजनीति में लाभ लेने का बिंदु बनाए। अगर कोई राजनीति में लाभ लेने का बिंदु इसे बनाता है तो हम उसका विरोध करेंगे। आप ये बताइए कि आज ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना इन्हें कर्नाटका में कराई थी, डेटा क्यों नहीं साझा किया? मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो इन लोगों ने उसे लागू क्यों नहीं होने दिया? राजीव गांधी जी ने अपने अभिभाषण में सबसे ज्यादा विरोध किया था जातिगत जनगणना का, मंडल कमीशन का। नेहरू जी ने पत्र लिखकर हर राज्य सरकार को बोला था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। इंदिरा गांधी जी ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। तो आज राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की अगर बात करते हैं तो ये अपने पूर्वजों का विरोध करते हैं। चलिए, पूर्वजों का विरोध करते हैं वो तो ठीक है। उसके बाद ये बताइए कि राहुल गांधी जी अपनी जाति क्यों नहीं स्वीकारते, कि वो है क्या? वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है क्या? इस बात को स्वीकारने में राहुल गांधी जी को समय क्यों लगता है? और इनकी पार्टी के प्रवक्ता ही चलिए स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी जी की जाति क्या है। रही बात, जब ये लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसका प्रारूप क्यों नहीं बनाया? और इतने सालों तक इनने राज किया। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट में ये बात कही थी 2010-11 में कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। उसके बाद 3 साल ये लोग और सरकार में थे, क्यों नहीं कराई? आखिर करने की बात हमने की। अब ये कहते हैं टाइमलाइन, ये प्रश्न, अगला प्रश्न ये कांग्रेस पार्टी दाग रही है। मैं और डिबेट्स में बैठी हूँ। देखिए, टाइमलाइन की जब बात करते हैं तो टाइमलाइन हमने राम मंदिर में भी कहा था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने बोला, हमने किया। 370 हटाएंगे, हमने बोला, हमने किया। हमने बोला हम यूसीसी, एनआरसी, ये सारी चीजों पे, वक्फ बोर्ड पे हमने जो बोला वो करके दिखाया है। तो जातिगत जनगणना भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगी। और राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना को जातियों के आधार पर लड़ाने भिड़ाने का एक माध्यम बनाया है, राजनीतिक लाभ लेने का, वोट बैंक लेने का, क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति खुद अपनी जाति नहीं जानता, उसको कोई अधिकार नहीं है जातिगत जनगणना की बात। बिल्कुल, मैं हिमानी जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मैं पहले वरिष्ठ पत्रकार शिफाली गुप्ता जी का रुख करना चाहूंगा। शिफाली जी, जातिगत जनगणना का जो निर्णय है ऐतिहासिक अब इसे बताया जा रहा है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या कोई खास मायने इस समय इसके हो जाते हैं? क्या टाइमिंग को लेकर इसका बहुत महत्व है अभी? बिल्कुल अमित जी, मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि दोनों ही पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। जी, पहले तो हमसे यही कहा जाता है कि जातिगत जनगणना हुई तो बटोगे तो कटोगे। जी, ठीक है। एक तरफ राहुल गांधी जी हर मंच पर, हर उचित मंच पर जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस इस बात पे खुश है कि राहुल गांधी जी का कहना इनको मानना पड़ा, हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग इनको माननी पड़ी और जातिगत जनगणना की बात पर अग्री हुए। लेकिन वहीं पर कांग्रेस ये क्यों भूल जा रही है कि एकमात्र मुद्दा था चुनावी मैदान में उतरने के लिए, जो इनके हाथ से लेके पूरी की पूरी जो सरकार है, जो सत्ता है, जो भाजपा है, वो निकल चुकी है। अब इनके हाथ में जो एकमात्र मुद्दा था वो खिसक चुका है। इधर बीजेपी अपनी कितनी भी पीठ थपथपाए कि भाई हमने जातिगत जनगणना पे बात की, राहुल गांधी ने ये किया, या राहुल गांधी की खुद की कास्ट उनको नहीं पता और वो पूछ रहे हैं। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहती हूँ, ये वक्त जो है जहां पर हमारा धर्म पूछ के मार काट दिया गया, वहां पर आप फिर जाति पर आ गए। क्या ये इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस टाइम राजनीतिक रोटियां सेकने की आवश्यकता थी, या फिर देश को ये बताने की आवश्यकता थी कि हमारा जो राजा है वो इतना सक्षम है, हमारे लिए खड़ा है, हमें बांटेगा नहीं, हमें कटना नहीं पड़ेगा, और हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। एक लाइन पर क्यों नहीं चला गया? जी, जब राहुल गांधी कह रहे थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब मोदी जी ने कहा नहीं, ये तो बेकार है, ये गलत बात है, हम बट जाएंगे, हम कट जाएंगे। जी, अचानक से पलट क्यों गए? पलटने के पीछे रीजन क्या है? और जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या है हमारे हिंदुस्तान का? हम भारतीय हैं। बिल्कुल, और यही बीजेपी अब कह रही है कि हम कहीं ना कहीं इसके विरोध में कहीं पर भी नहीं थे। लेकिन हिमानी जी, बीजेपी ने यह भी कहा है कि हम तो राम मंदिर के बारे में कहते थे, भले तारीख नहीं बताई, लेकिन मंदिर तो उसी जगह बना। तो क्या जातिगत जनगणना को लेकर अब कांग्रेस ये मान रही है, जैसे कि शेफाली जी ने कहा कि एक बड़ा मुद्दा आपके हाथ से अब फिसल चुका है, बीजेपी ने इसे कैप्चर कर लिया, और दूसरी तरफ तारीख नहीं है लेकिन ट्रांसपेरेंसी पर कितना एतबार होगा इसमें? देखिए अमित जी, पहली बात तो मैं शेफाली जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार और जो पैनल में ऐसे लोग बैठते हैं जो न्यूट्रली दोनों पक्षों, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताते हैं।
बहुत न्यूट्रल लगती है, तो मैं आपको साधुवाद देती हूँ इसके लिए। पर मैं बताऊंगी कि वंदना जी की याददाश्त बहुत कमजोर है। उनको खुद को मेरे साथ डिबेट में कई बार बैठी हैं और उन्होंने कहा ये लोग वो हैं जो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। आप कहेंगी तो वंदना जी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आपकी खुद की डिबेट और आपकी खुद की क्लिप्स इस तरह की, जो आपने जातिगत जनगणना के बारे में बहुत अनाप शनाप बोला था। और मैं आपको बता दूं याददाश्त आपकी एक बात के लेके और कमजोर है कि ये राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये लाइन विपक्ष के द्वारा दी गई थी कि आप लोग हमेशा राम मंदिर को एक मुद्दा बनाए रखेंगे, लेकिन कभी भी उसकी डेट नहीं बताएंगे, ये तारीख नहीं बताएंगे। ये डेट हमारे द्वारा दी गई थी, आपके खुद का लाइन नहीं थी। आपको क्रिटिसाइज करने के लिए और पुश करने के लिए ये लाइन थी कि आप राम मंदिर को जीवन भर एक मुद्दा बनाकर देश में सांप्रदायिकता का माहौल नहीं बनाए रख सकते। अगर राम मंदिर बनाया जाना है तो उसकी डेट निश्चित की जानी चाहिए और उसको उस समय निश्चित समय अवधि में बनाया जाना चाहिए। तो दोनों चीजों में मैं ये बोलना चाहूंगी। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जितनी भी अनर्गल बकवास की, क्योंकि जब आप डिबेट में बैठते हैं तो आपको बात करनी होती है जातिगत जनगणना जो आपकी सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन 10 सेकंड भी वंदना जी अपनी सरकार के निर्णय के पक्ष में नहीं बोल पाई। वो किसी की जाति, किसी के पर्सनल उस पर पहुंच गई। फिर अभी अगर मैं पहुंच जाऊंगी तो इनको बहुत तकलीफ हो जाएगी इस बात से कि इसकी जाति उसकी जाति, या जाति किसी को कैटेगराइज करने के लिए या ऊपर नीचे करने के लिए नहीं बताई जा रही है। शेफाली जी ने भी ये सवाल उठाया कि यहाँ पर जाति में बांटने का मतलब देश को अलग अलग करना नहीं है। सिर्फ जो लोग मुख्य धारा से अलग हैं, जिन तक शिक्षा, रोजगार और बाकी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, अगर किसी विशेष जाति के लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग या किसी जिनको जनरल सामान्य जातियां कहा जाता है, उनके भी लोग अगर किसी योजनाओं का लाभ लेने की वजह से अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आते हैं, उनको कुछ चीजों का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे गरीबी की वजह से, तो उनको चिन्हित करना और उसके हिसाब से योजनाएं बनाना है। इसमें बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं। तो इसको सांप्रदायिक एंगल देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम अगर देखिए, अगर किसी भी वजह से अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी अति गरीबी के कारण किसी तरह से शिक्षा से, रोजगार से वंचित हो रहा है, तो उसको चिन्हित किया जाना चाहिए। जी, जवाब ले लेते। वंदना जी जवाब दीजिए, क्या ये समय था हमें इस पूरे विषय पर जातिगत जनगणना कराने का? क्या इतना अहम था सरकार के लिए अभी ये कराना? जवाब ले लेते हैं। जी वंदना जी, वंदना जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? वंदना त्रिपाठी जी सरकार जी ने जो कहा वो हमने करके दिखाया। राम मंदिर बनाने का कहा, हमने बना के दिखाया। हमने यूसीसी एनआरसी की बात करी, हमने वो भी करके दिखाया। हमने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के बिल की बात करी, उसको भी करके दिखाया। इसी प्रकार से हम जातिगत जनगणना की बात करें तो हम करके दिखाएंगे। हाँ, तारीख जरूर नहीं बताएंगे पर करके दिखाएंगे और आपको जल्द से जल्द उसका प्रारूप और सारा उसका किस प्रकार से ये होगा, ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। कांग्रेस पार्टी जो ये भ्रम फैला रही है कि जातिगत जनगणना का हमने सिर्फ दौरा पीटा और गलत समय पे, समय गलत और सही नहीं होता, समय जरूरत के अनुसार होता है। देश में जिस प्रकार से समस्त चीजों को ठीक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वक्त में मुसलमान भाई बहनों को जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो देने का कार्य किया हमने, बाकी सारी हिंदुओं का कार्य किया। आऊंगा हमारे जी, फिर आप करूंगा हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इनको क्या समस्या है? और ये बताएं कि हिमानी जी की जातिगत जनगणना पर इनको इतनी याद आ रहा है देश के बारे में। जब पहलगाम का हादसा हुआ था तब देश के बारे में याद नहीं आया, क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग टारगेट हुए थे। किसने नहीं याद किया था? किसने नहीं याद किया था? कौन बिहार के चुनाव में दौड़ के चला गया था चुनावी रैली संबोधित करने? किसने नहीं याद किया था? हमारे जवाब लूंगा आपसे। तुष्टीकरण कर जी किया है और जातिगत जनगणना का जिस प्रकार से गलत तरीके से डंका पीटा है उसका अंत करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। की शुरुआत हो चुकी है और अंत भी होकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इन लोगों ने इसकी खिलाफत करी। इन लोगों ने नेहरू जी ने राज्य सरकारों को लेटर लिख के उसका विरोध किया। आपने देखा किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने अपने अभिभाषण में आरक्षण का विरोध किया। राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच पर विदेशी धारा में बैठकर बोला था हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने तो जो कहा कि हम जातिगत जनगणना का प्रारूप बनाकर कराएंगे वो कर रहे हैं। तो इन लोगों की तो देखिए कथनी और करनी का अंतर समय समय पर जनता ने देखा। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। पहले शिफाली जी करूं कर लेते हैं। शिफाली गुप्ता जी, वर्तमान समय में आप क्या देखते हैं? क्या वाकई मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसकी
जी शिवाली जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी विडंबना है ये हमारे देश की कि दोनों ही पार्टियां, मुद्दा कोई भी हो, मंदिर और मस्जिद पर आ जाते हैं जी। अभी फिर ये रामलला बैठ गए, विराजमान हो गए, अब आगे बढ़िए। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, घूम फिर के रामलला, राम मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे या बताएंगे, इन सारे मुद्दों को आप छोड़ दीजिए। जातिगत जनगणना की अगर बात कर रहे हैं आप, तो उसकी मुझे नहीं लगता इस वक्त आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि चुनाव है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उन चुनावों में कौन कैसे फर्स्ट आ जाए, उसके लिए कोई किसी का मुद्दा छीन रहा है तो कोई किसी का खींच रहा है। और जैसा कि हिमानी जी बता रही थी अभी कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये जातिगत जनगणना की आवश्यकता थी या नहीं थी। अगर वो ये कह रही है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग पिछड़ गए हैं या गरीब हैं या उनको जरूरत है इसलिए होना चाहिए, हिमानी जी ये दोनों ही सरकारों का फेलुअर है कि इतने आजादी के इतने सालों बाद हमारे यहाँ कहीं अभी लाइट भी नहीं पहुंची है और कहीं खाने को अन्न के दाने नहीं है, कहीं खेती किसानी नहीं है, तो कहीं कोई बच्चे पढ़ने से अभी भी प्रभावित है, पढ़ाई नहीं है उनके जीवन में। तो ये सब हमारी सरकारों के फेलुअर है। तो मुझे लगता है एक दूसरे के ऊपर आप लोग जो बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं, आम जनता भोली है, उनको बेवजह के मुद्दे देते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे खेलने के लिए, लेकिन एक दूसरे की तरफ बंदूक की नोक करके इन मुद्दों के जो जरिए है वो सुलझेंगे नहीं। मुद्दा अगर आपका कोई है तो इस वक्त आप दोनों पार्टियों का सिर्फ राजनीति है, और राजनीति से ऊपर उठिए तो ये मान के चलिए कि आजादी के इतने सालों के बाद, जैसा कि आप लोग बार बार एक दूसरे से कहते हैं कि गरीब हैं, पिछड़े हैं, क्यों है भाई? दोनों की सरकारें बहुत लंबे लंबे समय से हैं, क्यों नहीं ये गरीबी दूर हुई? क्यों नहीं ये पिछड़े लोग हमारे देश के लोगों से जुड़ सके? जी, लेकिन शिफाली जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप क्या देखते हैं? क्या वाकई यहाँ पर कोई आवश्यकता इसकी है, और क्या किसी तरह का पॉलिटिकल माइलेज किसी पार्टी को मिल सकता है? जी, जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में वैसे भी लोग न्यूट्रल थे, जातिगत जो चीजें थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, जातिगत वोट्स कम पड़ रहे थे, ये सारा सिमिलैरिटी में आ चुका था। लेकिन अचानक से ये होता है क्योंकि ओबीसी की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी होना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ दलित लोग ज्यादा हो गए, सब अपनी अपनी एक भीड़ दिखाने की कोशिश कर, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव कम था, जिसको अचानक से उजागर कर दिया गया, अलग अलग मंच खड़े कर दिए गए और वैमनस्य पैदा किया जा रहा है जनता के बीच में। जी, हिमानी सिंह जी जवाब दीजिए, क्या वाकई अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया जातिगत जनगणना? कांग्रेस लगातार इस पर बात करती रही, अब सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आरोप लगने कम नहीं हो रहे हैं। पहली बात तो हर चीज कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दे के रूप में नहीं देखती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश के विकास के लिए जरूरी रहती हैं, कि पिछले समय से जो भी परिवर्तन आजादी के बाद से लाया जा रहा था, उसके बाद जहां कहीं कमी पेशी रह गई, जहां कमियां रह गई हैं, उनको चिन्हित करके उन चीजों को एक तरीके से पैच करने का और उनको रिपेयर करने का काम किया जाना चाहिए। और बिहार के लिए मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र के मुद्दे जो हैं वो अभी भी जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा ऐसा वो हो गया जो बीजेपी ने खत्म कर दिया। बेरोजगारी है, बिहार चुनाव पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला अत्याचार बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है देश में, प्रदेश में हर जगह चुनाव इन्हीं मुद्दों पर हमेशा होने चाहिए। और वंदना जी की बात का मैं जवाब दूंगी कि पहलगांव के बात अब ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमारी पार्टी ने पूरी तरह से इस चीज में सरकार का साथ देने का मन बनाया, लेकिन अगर आप उंगली उठाएंगी तो 4 उंगली आपकी तरफ उठेंगी। पहलगांव हमले पर विपक्ष ने पूरी तरह सरकार का साथ दिया और हमने किसी भी तरह की राजनीति नहीं करी। हम बिल्कुल बिहार चुनाव में राजनीतिक रैलियों में उसका एडवांटेज लेने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और हम इस संकट की घड़ी में भी ऐसी मुद्दे उठाकर, जातिगत जनगणना हो या और कोई भी मुद्दा उठाकर बिहार के चुनाव को फोकस करके उसका फायदा उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपने ये मुद्दा उठाया है तो आपको सुनना पड़ेगा। बिहार के चुनाव में आप गए थे, विपक्ष ने, आप बताइए अमित जी, पूरे एक स्वर में विपक्ष ने साथ नहीं दिया है सरकार का कि इस घड़ी में देश पूरा साथ में है, आप जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं। जी, वंदना त्रिपाठी जी, अब जातिगत जनगणना तो होगी, लेकिन वंदना जी सवाल ये भी है कि प्रारूप इसका सरकार अभी डिसाइड कर रही है, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी आएगा कि क्या जो डेटा होगा उसे भी सरकार पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करेगी, साझा करेगी? जी वंदना जी, वंदना जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? वंदना जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर
अभी जब से आह्वान हुआ है तब से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर थमा नहीं, लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में किस तरह के फैक्ट्स इसमें निकलकर सामने आते हैं और क्या इसका माइलेज किसी विशेष दल को मिल पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।